नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए एक मसले की आज चर्चा करने वाला है। ये मसला जुड़ता है ईरान से। घटनाक्रम क्या था? तो ईरान के द्वारा पिछले 14 नवंबर को हार्मुज स्ट्रेट क्षेत्र में देखें तो एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया गया और फिर उसे क्या किया गया, अपने जलीय क्षेत्र में ले जाया गया। ये ईरान की जो गतिविधि है ये खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि वर्तमान में देखेंगे तो मध्य पूर्व पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। खास तौर पे ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो संबंध है वो गंभीर, जटिल और तनावपूर्ण बने हुए। और इन परिस्थितियों में देखें तो इस तरह के जो भी ईरान के द्वारा ये जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, कहा जा रहा है कि ये पूरे दुनिया के वैश्विक समीकरण को बदल सकते हैं। और ये जो घटना है वैश्विक स्तर पे जो भी एनर्जी है, जो समुद्री जो सुरक्षा है, मध्य पूर्व के जो भी भू राजनीतिक जो समीकरण है, उनमें बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए पूरे घटनाक्रम की हम जांच पड़ताल करेंगे। और ये जो घटना है ये हार्मुज स्ट्रेट से जुड़ती है। तो हार्मुज स्ट्रेट की जो भौगोलिक रणनीतिक जो स्थिति है वो क्यों अहम हो जाती है, उस पर बात करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम का जो संदर्भ है, इसका जो प्रभाव है वो वैश्विक स्तर पर क्या हो सकता है और भारत के लिए क्या मायने रखता है ये पूरा घटनाक्रम। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे तो न्यूज़ यही है कि ईरान के द्वारा हार्मुज जो स्ट्रेट है, उसी हार्मुज जलसंधि वाले क्षेत्र में देखें तो एक महत्वपूर्ण जो तेल टैंकर था उसे क्या किया गया, हार्मुज स्ट्रेट से पकड़कर ईरान वाले जलीय क्षेत्र में ले जाया गया। और ये घटना ऐसे समय हुई है जब ईरान के जो संबंध है, चाहे वो यूएसए की बात करें, चाहे हम इजराइल की बात करें, उनके साथ तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अब इसके जो संभावित प्रभाव हो सकते हैं वो वैश्विक स्तर पे देखने को मिल सकते हैं। और इस कारण से दुनिया भर में जो ऊर्जा का एक जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो सकता है। मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है वो प्रभावित हो सकता है। और उत्तर जो मध्य जो पूर्व वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी भू राजनीतिक जो बदलाव है वो देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर सबसे जो खास बात देखने को मिल रही है, चूंकि ये पूरा जो घटनाक्रम है ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हार्मुज स्ट्रेट में हुआ है। तो ये आपके लिए अहम हो जाता है। अगर हार्मुज स्ट्रेट की हम बात करेंगे कि आखिर ये स्ट्रेट कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देखिए ईरान के साउथ में आएंगे तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ देखेंगे तो पर्सियन जो गल्फ है वो आपको देखने को मिलेगा। और इन दोनों को जो सकरा जलीय क्षेत्र जोड़ने का काम करता है, उसे सकरे जलीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या हार्मुज जल संधि बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेट है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अहम हो जाता है, क्योंकि विश्व का जो पूरा जो ऑयल है, उस ऑयल में जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड का लगभग 20% जो ऑयल का ट्रेड है वो इसी हार्मुज स्ट्रेट से होता है। और इसी कारण से ये अहम हो जाता है, क्योंकि खाड़ी जो कई सारे देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, इराक हो, कुवैत हो, इन सबके द्वारा जो तेल उत्पादित होता है वो इसी रूट से क्या होता है, बाकी दुनिया के देशों में भेजा जाता है। और ये कहा जाता है कि प्रतिदिन इस हार्मुज स्ट्रेट से क्या है कि 18 से लेकर 20 मिलियन, आप समझ सकते हैं कि बैरल जो क्रूड ऑयल है वो डेली ट्रांसपोर्ट होता है। और इस कारण से ये एक तरह से देखेंगे तो तेल आयात निर्यात के दृष्टिकोण से, तेल परिवहन के दृष्टिकोण से ये अहम हो जाता है। दूसरी बात करें तो इस हार्मुज स्ट्रेट का जो व्यापारिक और जो सामरिक महत्व है वो भी है, क्योंकि पहली बात तो व्यापार बड़े स्तर पे इस क्षेत्र से हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा हार्मुज स्ट्रेट है ये क्या है, एक चोक पॉइंट का काम करता है कि अगर इस स्थान को रोक दिया जाए तो पूरी जो यहाँ पर जो व्यापार हो रहा है, जो सप्लाई हो रही है वो रुक सकती है, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा नहीं है। ऐसे भी देखें तो जो जल संधि होती है वो सकरे जलीय क्षेत्र को कहा जाता है, नैरो जो वाटर बॉडीज होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बल्कि 39 किलोमीटर एक तरह से देखें तो उससे भी कम इसकी चौड़ाई मानी जाती है। और इसी कारण से यहाँ पर जो टैंकर्स हैं उनकी जो सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न करती है। दूसरी बात करें, ईरान जो है उसकी जो एक रणनीतिक जो स्थिति है, क्योंकि ईरान की जो तटरेखा है आप देखेंगे इधर पूरा जो ईरान है, ईरान का पूरा जो तटरेखा है वो इस स्टेट से लगती है, इसी एक तरह से जल डमरू मध्य पर स्थित है।
और समय समय पर इसको लेकर जो ईरान है वो अपना जो धौंस है, जो दबदबा है, जो प्रेशर टोल है, उसको यहाँ पर दिखाता है। और इस कारण से देखें तो ये जो स्थिति है हमेशा एक चुनौती उत्पन्न करती है। चाहे वो प्रतिबंधों के खिलाफ की बात करें, जब भी ईरान के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो इस तरह के जो गतिरोध है उनको उत्पन्न करता है। अमेरिका इजराइल का जब कोई भी दबाव ईरान के ऊपर पड़ता है तो फिर ईरान इस तरह की गतिविधियों में शामिल होता है, या फिर क्षेत्रीय कोई संघर्ष होता है तो वो हार्मूज स्ट्रेट को कहीं ना कहीं एक तरह से बंद करने का, अवरुद्ध करने का प्रयास करता है। अब इस पूरे मसले में अगर पूरे घटनाक्रम की हम बात करेंगे कि आखिर ये घटनाक्रम क्या है, तो पहले हमने बताया कि ये जो तलारा अजमान यूएई से सिंगापुर जा रहा जो एक तेल टैंकर था, उस पर ही एक तरह से कंट्रोल किया गया, उसे जब्त किया गया ईरान के द्वारा। 3 नौकाओं से उसे घेर लिया गया और फिर उसे अपने क्षेत्र में लाया गया। ईरान के अगर रुख की बात करेंगे तो वो सबसे खतरनाक यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि ईरान ने आधिकारिक रूप से इस घटना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पिछले महीने वो जो भी जवाबी कार्रवाई की बात करते रहा है उसको देखकर यही लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये ईरान सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं प्रायोजित है। विशेष करके जून महीने 2025 में इजराइल ईरान के बीच में जो एक युद्ध की स्थिति हुई वो परमाणु हमले तक पहुंची, उसके बाद तो यही माना जा रहा है। और इस पूरे मसले में अगर हम देखेंगे कि अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है, तो देखिए अमेरिका जो है वो लगातार क्या है कि इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, और अमेरिका खास तौर पे देखें इस तरह की जो भी स्थितियां होती हैं उन पर बड़ी ही सूक्ष्म एक निगरानी रखता है। और ये जो घटनाक्रम है ये आने वाले समय में अगर इस पर कार्रवाई यूएसए के द्वारा की जा रही है तो तनाव उत्पन्न होने की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, जैसे देखेंगे कि अब व्यापक स्तर पे जो जियो पॉलिटिक्स है वो परिवर्तित हो सकता है। ईरान और जो इजराइल है इनका जो एक मिला जुला एक जो संबंध है, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका है, इनका एक ट्रायंगल बनता है, और ये जो ट्रायंगल है ये काफ़ी खतरनाक माना जाता है। खास तौर पे देखें कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें कही गई हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो JCPOA है, ये अमेरिका को बाहर यहाँ पर होना की जो बात 2018 में है, ईरान पर कड़े जो प्रतिबंध हैं, या इजराइल पर हमले का जो आरोप है, या जो परमाणु कार्यक्रम है, उनको लेकर एक जो अविश्वास है, उस अविश्वास की जो खाई है वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो एक संबंध देखने को मिला है यहाँ पर, अगर देखेंगे कि आखिर ये है क्या, तो ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, और ये जो कह सकते हैं एक बहुपक्षीय जो परमाणु समझौता है उस रूप में काम करता है, जिसे ईरान ने P5+1 जो देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, उनके बीच में 2015 में लागू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि ईरान के जो भी परमाणु कार्यक्रम है उनको सीमित किया जाए। तो P5+1 जो देश है वो हमेशा क्या चाहते हैं कि जो परमाणु कार्यक्रम है उससे ईरान पूरी तरह से दूर रहे, और सबसे खास बात है कि जो भी परमाणु हथियार विकसित करने की जो बात है ईरान की, उसे हमेशा वो क्या करना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते हैं। जबकि ईरान को आर्थिक जो प्रतिबंध है उसे राहत प्रदान करने की भी बात इसमें कही गई थी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये जो पूरा P5+1 है, इसको वियना का जो समझौता है उसमें इसे लिया गया था। उद्देश्य यही था कि ईरान के जो यूरेनियम समृद्ध स्तर और भौतिक जो भी परमाणु संरचना है उस पर नियंत्रण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु हथियार है निरोधक जो निगरानी है उसके तहत उसका पूरा निरीक्षण किया जाए, ईरान को प्रतिबंधों से आर्थिक राहत देने का भी प्रयास किया जाए, और इस तरह की जो शर्तें हैं वो ईरान के ऊपर लगाई गई थी। अगर इस पूरे समझौते के लाभ की हम बात करें तो ईरान को आर्थिक और तेल निर्यात में राहत की बात कही गई थी। मध्य पूर्व क्षेत्र में देखें तो परमाणु जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्टेबिलिटी की बात कही गई थी। लेकिन इन सब लाभों के अलावा देखेंगे तो इसके सामने या इससे बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे वर्ष 2018 में देखें तो अमेरिका ने JCPOA से क्या कर लिया कि अलग होकर अमेरिका पर कठोर जो प्रतिबंध है वो लगा दिए। ईरान और अन्य जो देश हैं उनके बीच में जो एक विश्वास था, जो निगरानी है, उस पर विवाद बढ़ गया। क्षेत्रीय जो सुरक्षा है, परमाणु जो हथियार है, उनकी जो दौड़ है उसको लेकर एक पूरा जो मध्य पूर्व क्षेत्र है वो अस्थिर बन चुका है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो व्यापक स्तर पे देखी जा सकती हैं। इसके अलावा देखें तो ईरान इजराइल का जो त्रिकोण है अब ये खास तौर पे देखें तो एक तनाव उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा भी देखेंगे तो लाल सागर और जो पश्चिम एशिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो रेड सी है
और जो वेस्ट एशिया है, ये जो क्षेत्र है, ये खास तौर पर इस समय तनाव की स्थिति बना हुआ, क्योंकि यमन में जो हौथी है, हौथियों के द्वारा जो जहाज है, जहाज़ों पर हमले किए जाते हैं, और वो जो हमले किए जाते हैं वो हमेशा कहा जाता है कि हौथी ग्रुप के द्वारा जो हमले होते हैं उसमें ईरान का हमेशा हाथ होता है, यानी ईरान के सह पर ही इस तरह की बातें होती हैं। और वर्तमान में जो इजराइल गाजा जो युद्ध है 2023 से 25 में जो चल रहा है, और लेबनान सीमा पर जो हिजबुल्ला है उनकी जो गतिविधियां हैं, खाड़ी देशों में जो सैन्य गतिविधियां हैं, इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं इस पूरे मसले को और संवेदनशील बना रही हैं। और इन घटनाओं ने इस पूरे क्षेत्र में जो भी मैरीटाइम जो ट्रेड है, समुद्री जो व्यापार है, विशेष करके तेल परिवहन को एक तरह से रिस्क वाला बना दिया है, उच्च जोखिम वाला बना दिया है, और इस कारण से ये पूरा जो क्षेत्र है ये तनावपूर्ण हो चुका है। दूसरी बात कहें तो जो पूरा नौवहन है, नौवहन जो स्वतंत्रता है, उस पर भी चुनौती देखने को मिल रही है, क्योंकि हाल ही में देखें तो ईरान के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है ये सामान्य कार्रवाई नहीं मानी जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र कानून है उनको अब ईरान क्या कर रहा है, वो चुनौती उत्पन्न कर रहा है, यानी कि दुनिया के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है उनको मानने से इनकार कर रहा है। अमेरिकी जो गठबंधन वाले देश हैं उनके लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्षेत्रीय जो नौवहन है उसकी जो सुरक्षा है, जो संरचना है, उसके लिए आने वाले समय में ये बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर पूरे इस घटनाक्रम के संदर्भ में ईरान के अप्रोच की बात करें कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, तो इसके कई सारे कारण हैं जो पहले हमने बताए। पहला क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक जो डिटरेंस है वो हमेशा ईरान क्या करता है, हॉर्मुज जो स्टेट है इस स्टेट से वो प्राप्त करना चाहता है। यानी जब भी उसके ऊपर कोई इस तरह का स्थिति आती है, रणनीतिक जो प्रतिरोध होता है, तो उसके जवाब में क्या करता है, वो ये इस्तेमाल करता है हार्मुज स्टेट का। ऐसे ही देखेंगे अमेरिका का जब भी कोई प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगता है तो वो क्या करता है, अपनी आर्थिक जो अस्थिरता है, तेल जो निर्यात है उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है, डॉलर की कमी को एक तरह से लागू करने का प्रयास करता है, और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना हमेशा प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि जो ईरान है वो ठीक हार्मुज स्टेट के ऊपर अवस्थित है, यानी उसकी जो पूरी तटीय सीमा है वो इस स्टेट से लगती है। और इस तरह की जो बातें हैं वो खास तौर पर देखें, ध्यान में रखते हुए ईरान इस तरह की बातें करता है। अब बात करें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसका जो प्रभाव है वो क्या होगा खास तौर पे वैश्विक स्तर पे, तो पहली बात यही कहा जा रहा है कि जो ऊर्जा बाजार है उसके ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वैश्विक स्तर पे जो तेल कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं, बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है, टैंकर का जो संचालन है वो महंगा हो सकता है, जो भी चेन सप्लाई है वो क्या हो सकती है, वो बाधित हो सकती है। इसके अलावा जो भी शिपिंग कह सकते हैं कि जो कंपनियां हैं उन कंपनियों की जो चिंता है वो चिंता क्या हो सकती है, वो और बढ़ सकती है, क्योंकि हार्मुज, लाल सागर ये दोनों हाई रिस्क वाले क्षेत्र होते हैं, और यहाँ पर अगर कोई समुद्री जो कानून है वैश्विक स्तर पर जिन्हें लागू किया गया अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो यहाँ पर शिपिंग जो कंपनियां उनको बड़ा खर्च वहन करना पड़ सकता है। दूसरी बात कि अमेरिका, ईरान और जो इजराइल की बात कही जा रही है, इनके बीच में आने वाले समय में क्या हो सकता है कि एक बड़ा जो तनाव है वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो टैंकर वार है वो शुरू हो सकता है इस पूरे क्षेत्र में। अब इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में अगर हम भारत के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें कि इस तरह के जो भी घटनाक्रम है उनका जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या होगा, तो देखिए भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 60 से 65% जो भाग है वो पश्चिम एशिया के देशों से क्या करता है, प्राप्त करता है। ये अलग बात है कि वर्तमान में जो ये स्थिति है वो रूस के संदर्भ में परिवर्तित हुई है, लेकिन परंपरागत स्थिति में या ऐतिहासिक रूप से देखें तो डेटा यही रहा है कि पश्चिम एशिया से सबसे अधिक अपनी ऊर्जा जरूरतों को भारत पूरा करता है। उसका 70% हार्मुज स्टेट से जो ट्रेड है ऑयल का, एनर्जी का, वो होता है। और इसीलिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा सीधे क्या हो सकती है, अगर इस पूरे हार्मुज स्टेट में क्या होता है, अगर इस तरह का कोई भी तनाव उत्पन्न होता है तो भारत में जो एनर्जी सप्लाई है वो इस पश्चिम एशिया से प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात करें तो विदेश जो नीति है भारत की वो संतुलन जो बनी हुई है उसे एक चुनौती मिल सकता है, क्योंकि भारत का जो संबंध है वो ईरान के साथ भी बेहतर है। क्योंकि ईरान के संदर्भ में देखें तो चाबहार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन जो गलियारा है उससे भी भारत जुड़ा हुआ है। भारत अमेरिका के बीच में भी रणनीतिक एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। खाड़ी देशों के साथ भी ऊर्जा और जो भी प्रवासी हित हैं वो भारत के जुड़े हुए। तो भारत के लिए देखें तो जो भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, उसे अब संतुलित करने की बात कही जा रही है। और तीसरी बात क्या है कि
जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो अगर फिर से बढ़ती हैं, अगर कच्चा जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो जो चालू खाता जो घाटा है वो भारत का बढ़ सकता है, मुद्रास्फीति भारत में बढ़ सकती है, रुपए के ऊपर क्या हो सकता है, एक बड़ा जो दबाव है वो देखने को मिल सकता है, उर्वरक पेट्रोल डीजल की जो लागत है वो बढ़ सकती है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लॉजिस्टिक खर्च है वो भारत का बढ़ सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही है, और भारतीय जो नौसेना की जिम्मेदारी है, क्योंकि 2019 से जो ऑपरेशन संकल्प है उसके तहत देखें तो भारतीय नौसेना ने भी व्यापारिक जो जहाज हैं उनकी सुरक्षा में अपना योगदान दे रही है। तो इस तरह के जो भारत के हित हैं वो क्या हो सकते हैं, वो खास तौर पे प्रभावित हो सकते हैं। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बात करें, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, इसकी अगर बात करें तो सभी जो जहाज है ट्रांजिट जो पैसेज होते हैं उनके अधिकार के तहत क्या होते हैं, हार्मुज जो स्टेट है इससे स्वतंत्र रूप से क्या हो सकते हैं, आ जा सकते हैं। ईरान के द्वारा जो भी यहाँ पर बैरियर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है ये पूरी तरह से इस सिद्धांत के खिलाफ है। अमेरिका यूरोपीय जो देश है उन्होंने हमेशा हार्मुज में देखे तो एक तरह से क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में कहा गया कि फ्रीडम ऑफ जो नेविगेशन ऑपरेशन है वो संचालित की है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो अब तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकती है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है, तो देखिए जो बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा व्यवस्था है उसे और बेहतर किया जा सकता है। खाड़ी जो देश हैं भारत अमेरिका यूरोप इन सबके द्वारा इस पूरे हार्मुज स्टेट वाले क्षेत्र में क्या की जा सकती है, एक साझा निगरानी यहाँ पर की जा सकती है। जो भी यहाँ पर रियल डेटा है उनको आपस में शेयर किया जा सकता है। मैरीटाइम जो डोमेन अवेयरनेस है उसे और बेहतर किया जा सकता है। और सबसे खास बात है कि ईरान के साथ जो एक डिप्लोमेटिक जो डायलॉग है वो स्थापित किया जा सकता है कि जो भी नियम कानून वैश्विक स्तर पे हैं उसका पालन करना होगा। ईरान को जवाबदेहिता भी लेनी होगी, जैसे कि इस पूरे घटनाक्रम में ईरान ने अपना पल्ला झाड़ लिया है तो उसे पल्ला झाड़ना नहीं होगा बल्कि वास्तविक जो स्थिति है उसे स्वीकार करना होगा। प्रतिबंधों में देखें तो एक सीमित राहत भी ईरान को देनी होगी, और क्षेत्रीय जो स्थिरता है उसके लिए खास तौर पे क्या करना होगा, एक काम करना होगा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक तरह है उस पर काम करना होगा। भारत के लिए अगर हम नीतिगत स्तर पे देखें कि भारत के पास क्या विकल्प हैं, तो कच्चे तेल के जो सोर्स हैं उनको भारत को क्या करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा। यानी कि पश्चिम एशिया से जो अधिकांश देश प्राप्त करने की जो बात की जा रही है जो भारत के संदर्भ में, या जैसे अभी ये हो रहा था कि रूस से सबसे अधिक जो तेल भारत प्राप्त कर रहा है उसके दबाव का जो अमेरिका ने दबाव बनाया था उसके विकल्प भारत को खोजने होंगे। तो ऐसे भी मामले में भी क्या करना होगा कि भारत को अपना ट्रेड जो बकेट है वो बढ़ाना होगा। सामरिक जो पेट्रोलियम भंडार है उसे भारत को बढ़ाना होगा। नौसेना की जो क्षमता है उसकी जो उपस्थिति है वो विभिन्न देश के क्षेत्रों में निगरानी के स्तर पर बढ़ाना होगा। ईरान खाड़ी देशों के साथ एक संतुलित जो अपने राजनयिक संबंध है उनको विकसित करना होगा। और खास तौर पर इंडो पैसिफिक जो रीजन है, पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर संयुक्त जो सुरक्षा तंत्र है उसमें भारत को अपनी जो एक तरह से देखें भागीदारी है वो बढ़ाना होगा। तो ये पूरा जो मसला है उसको हमने देखा। अब यहाँ पर हार्मुज स्टेट के बारे में या फिर ईरान के बारे में अगर हम बात करें तो पहले से हम जानते हैं कि जो ईरान है ये यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर पर्शियन गल्फ या फिर गल्फ ऑफ जो ओमान है इन दोनों को जोड़ने वाला जो हार्मुज स्टेट है ठीक उसी के समीप ये अवस्थित है। और ईरान क्या है, ये पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, वेस्ट एशिया का देश है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है, और सबसे खास बात है कि कई सारे देशों से इसकी जो सीमाएं हैं वो साझा होती हैं। आप देख सकते हैं सऊदी अरब है, यूएई है, इराक है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है। तो ईरान की जो सीमावर्ती जो देश हैं वो कई सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसकी अगर बात करेंगे तो हार्मुज जो जलडमरू मध्य है ये ईरान के द्वारा जो भी ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है ये आने वाले समय में कुछ बड़े जो वैश्विक तनाव है उनको उत्पन्न कर सकता है। और ईरान अमेरिका इजराइल इनका जो तनाव है ये लाल सागर हार्मुज स्टेट यहाँ पर जो भी एनर्जी एक तरह से सप्लाई चेन है उसको भी बाधित कर सकता है। भारत जैसे जो भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये जो घटना है इस घटना से सीख लेते हुए अपनी जो विदेश नीति है वो दुनिया के विभिन्न देशों के साथ संतुलित करनी होगी। और ऊर्जा जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो अपनी कह सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने का जो सोर्स है उसमें और डाइवर्सिफिकेशन
बढ़ाना होगा, तभी भारत क्या हो सकता है, अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को वर्तमान परिस्थितियों में पूरा कर सकता है। तो ये पूरा न्यूज़ थी। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। हार्मुज जल संधि किसे जोड़ती है? अरब सागर को लाल सागर से, पर्शियन गल्फ को अरब सागर से, हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से, या कैस्पियन सागर को काला सागर से? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में हमने इसी मुद्दे की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हमने बात की। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।